एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो एक अदृश्य दुश्मन ने तबाह कर दी हो। एक ऐसी दुनिया जहां एक भयानक बीमारी ने राजाओं और गरीबों दोनों को अपना शिकार बनाया। हजारों सालों तक चेचक की यही सच्चाई थी। ये मानवता पर एक अभिशाप था जो अपने पीछे अकल्पनीय पीड़ा और दुख छोड़ गया। चेचक कोई सीमा नहीं जानता था। इसने महाद्वीपों और सामाजिक वर्गों के लोगों को प्रभावित किया। इसका प्रभाव इतिहास में गूंजता रहा, राष्ट्रों की नियति को आकार देता रहा और मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ता रहा। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो कभी जीवन का स्रोत थी, वह इस घातक बीमारी का रास्ता बन गई। नजदीकी संपर्क, एक साधारण स्पर्श मौत का वारंट साबित हो सकता था। चेचक का डर उतना ही स्पष्ट था जितना कि उसके पीड़ितों पर निकलने वाले दाने। यह एक निरंतर साया था जो रोजमर्रा की जिंदगी की पृष्ठभूमि में छिपा रहता था। पीढ़ियों ने इसकी विनाशकारी शक्ति को देखा। उन्होंने असहाय होकर देखा कि उनके प्रियजन इसकी चपेट में आ गए। चेचक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य राक्षस के खिलाफ लड़ाई थी जिसने मानवता के अस्तित्व को हमेशा के लिए डरा दिया था। इलाज की चाहत हर जगह थी। इस दुर्जय दुश्मन के खिलाफ एक हथियार की सामूहिक इच्छा थी। चेचक एक ऐसा नाम जो दहशत पैदा करता था। अपनी आमद की घोषणा बहुत जोर शोर से करता था। एक तेज बुखार जो अक्सर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता था, पीड़ितों को अपनी चपेट में ले लेता था। ठंड और कमजोर कर देने वाले दर्द से पीड़ित उनके शरीर बेकाबू होकर कांपने लगते थे। ये तो बस एक और भी भयानक अभिव्यक्ति की प्रस्तावना थी। वायरस जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता था, मानव शरीर के भीतर अपना काम शुरू कर देता था। यह तेजी से बढ़ता था, खून में जंगल की आग की तरह फैलता था। जल्द ही त्वचा पर एक अजीब से चकत्ते उभर आते थे जो इस बीमारी का भयानक निशान थे। ये केवल धब्बे नहीं थे, बल्कि उभरे हुए मवाद से भरे घाव थे जो शरीर को सिर से पैर तक ढंक लेते थे। ये घाव एक भयावह नजारा, त्वचा की गहराई से भी ज्यादा भयानक थे। वे शरीर के अंगों पर वायरस के निरंतर हमले का प्रमाण थे। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, ये दाने पपड़ी बनकर गिर जाते थे, जिससे पीछे भद्दे निशान रह जाते थे जो चेचक से पीड़ित होने का स्थायी प्रमाण थे। लेकिन शारीरिक दाग इसके विनाशकारी प्रभाव का एक पहलू मात्र थे। कुछ बचे लोगों के लिए तो अंधापन भाग्य का एक क्रूर खेल इंतजार कर रहा था। दूसरों के लिए यह एक असहनीय पीड़ा थी जो वायरस की चपेट की एक निरंतर याद दिलाती थी। चेचक अपने पीड़ितों को केवल विकृत करने से ही संतुष्ट नहीं था। इसका उद्देश्य उनके अस्तित्व को ही पंगु बनाना था। मनोवैज्ञानिक नुकसान अथाह था जो बचे लोगों को बहिष्कृत, भयभीत और बीमारी से हमेशा के लिए चिह्नित कर देता था। इस तरह की लगातार तबाही के बावजूद मानवता ने केवल इसे स्वीकार करना ही उचित नहीं समझा। उन्होंने इस विनाशकारी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्राचीन दुनिया भर में सभ्यताओं ने चेचक से जूझते हुए इसकी घातक चपेट से निपटने के तरीके खोजने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके इस बीमारी को हराने के लिए नए नए तरीके खोजे। भारत के धूल भरे मैदानों से लेकर चीन के चहल पहल भरे शहरों तक वैद्यों और चिकित्सकों ने इसका समाधान खोजने की यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने पारंपरिक ज्ञान और चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करके इस बीमारी का मुकाबला किया। आधुनिक मानकों के हिसाब से ये शुरुआती प्रयास हालांकि प्रारंभिक थे, लेकिन लचीलेपन की भावना, बीमारी के अत्याचार के आगे आत्मसमर्पण न करने की भावना को दर्शाते थे। इन प्रयासों ने यह दिखाया कि मानवता कभी हार नहीं मानती। भारत में टीकाकरण के रूप में जानी जाने वाली एक पद्धति सामने आई। यह पद्धति उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थी और इसने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। इसमें चेचक के रोगी से मवाद एकत्र करना शामिल था, आदर्श रूप से ऐसा रोगी जिसमें रोग का हल्का रूप हो। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती थी ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। फिर इस मवाद को एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एक छोटे से कट या खरोंच के माध्यम से डाला जाता था। यह प्रक्रिया बहुत ही नाजुक थी और इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक किया जाता था। तर्क सरल था, फिर भी साहसिक था। शरीर को रोग के कमजोर रूप से उजागर करके प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, यह विचार बहुत ही क्रांतिकारी था और इसने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। चीन में एक ऐसी ही प्रथा का चलन था जिसे वेरियोलेशन के रूप में जाना जाता था। यह प्रथा भी बहुत ही प्रभावी थी और इसने बहुत से लोगों की जान बचाई। यहाँ चेचक के घावों से निकले सूखे पपड़ी के चूर्ण को स्वस्थ व्यक्तियों के नथुनों में फूंका जाता था। यह प्रक्रिया बहुत ही अनोखी थी।
और इसने बहुत से लोगों को चेचक से बचाया। लक्ष्य वही था, बीमारी के एक हल्के रूप को प्रेरित करना और बदले में प्रतिरक्षा प्रदान करना। ये विचार बहुत ही प्रभावी था और इसने बहुत से लोगों की जान बचाई। टीकाकरण के इन शुरुआती रूपों में जोखिम भी कम नहीं थे। इन प्रक्रियाओं में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती थी ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। पूर्ण संक्रमण होने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। ये एक बहुत ही बड़ा खतरा था और इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक संभालना पड़ता था। फिर भी अंतर्निहित खतरों के बावजूद इन प्रथाओं ने आशा की एक किरण दिखाई। इन प्रक्रियाओं ने यह दिखाया कि मानवता कभी हार नहीं मानती और हमेशा नए नए तरीकों की खोज करती रहती है। उन्होंने शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की, चाहे कितनी भी अल्प हो, समझ का प्रदर्शन किया। यह समझ बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। यह मानवीय सरलता का प्रमाण था, जो उपलब्ध किसी भी उपकरण के साथ सबसे भयावह विरोधियों का भी सामना करने की इच्छा शक्ति को दर्शाता था। यह सरलता और इच्छा शक्ति ही थी जिसने मानवता को इस बीमारी से लड़ने में मदद की। ये प्राचीन उपचार, हालांकि अपूर्ण थे, ने एक चिकित्सा क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। इन उपचारों ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और नए नए तरीकों की खोज की प्रेरणा दी। उन्होंने उस अभूतपूर्व खोज की नींव रखी जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया, चेचक का टीका। यह टीका एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी और इसने बहुत से लोगों की जान बचाई। भाग 4। जेनर की अंतर्दृष्टि, एक गाय, एक ग्वाला और एक क्रांति। साल था 1796। यह वह समय था जब चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होने वाली थी। अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों में एडवर्ड जेनर नामक एक युवा चिकित्सक एक ऐसी खोज करने वाला था जो चिकित्सा इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। जेनर का यह प्रयास न केवल उनके समय के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक वरदान साबित हुआ। जेनर, प्रकृति के एक गहन पर्यवेक्षक, ने ग्वालों के बीच एक अजीबोगरीब पैटर्न देखा था। उन्होंने देखा कि ग्वाले, जो अक्सर गायों के संपर्क में रहते थे, चेचक से बचाव करते थे। ये महिलाएं, जो अक्सर काउपॉक्स नामक एक हल्की बीमारी के संपर्क में रहती थीं, में चेचक के प्रति एक असामान्य प्रतिरक्षा दिखाई देती थी। यह अवलोकन जेनर के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग था। काउपॉक्स, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता था। यह बीमारी गायों के थनों पर फफोले के रूप में प्रकट होती थी। यह गायों के थनों पर फफोले के रूप में प्रकट होता था और ग्वाले अपने काम के दौरान अक्सर अपने हाथों पर मामूली कट या घर्षण के माध्यम से इस बीमारी से संक्रमित हो जाते थे। यह संक्रमण उनके लिए एक हल्की परेशानी थी, जबकि काउपॉक्स से हल्की परेशानी होती थी। यह शायद ही कभी घातक होता था और कोई स्थायी निशान नहीं छोड़ता था। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था, क्योंकि चेचक एक घातक और विकृत करने वाली बीमारी थी। जेनर इस अवलोकन से चिंतित होकर काउपॉक्स के संपर्क और चेचक की प्रतिरक्षा के बीच एक संबंध पर संदेह करने लगे। उन्होंने सोचा कि क्या काउपॉक्स के संपर्क में आने से चेचक से बचाव हो सकता है। उनकी परिकल्पना को चिकित्सा प्रतिष्ठान से संदेह का सामना करना पड़ा। उस समय के डॉक्टरों को यह विचार बहुत ही कट्टरपंथी और बेतुका लगा। यह विचार कि एक बीमारी के संपर्क में आने से दूसरी बीमारी से बचाव हो सकता है को कट्टरपंथी, यहां तक कि बेतुका माना जाता था। लेकिन जेनर ने हार नहीं मानी। जेनर ने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने एक साहसिक प्रयोग की योजना बनाई। उन्होंने सारा नेल्म्स नामक एक ग्वाले के हाथ पर एक काउपॉक्स के घाव से मवाद लिया, जिसे काउपॉक्स हो गया था। यह मवाद उनके प्रयोग का मुख्य घटक था। फिर उन्होंने जेम्स फिप्स नाम के एक युवा लड़के को काउपॉक्स सामग्री से टीका लगाया। यह एक साहसिक कदम था, क्योंकि यह प्रयोग का पहला चरण था। हफ्तों बाद जेनर ने जेम्स को चेचक के संपर्क में लाया। यह परीक्षण का निर्णायक क्षण था। सच्चाई का क्षण आ गया था। जेनर और उनके सहयोगी उत्सुकता से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अगर जेनर गलत थे तो जेम्स को चेचक हो जाता। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन अगर उनका सिद्धांत सही था तो लड़का सुरक्षित रहेगा। यह चिकित्सा विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए और जेम्स स्वस्थ रहा। यह जेनर के सिद्धांत की पुष्टि थी। उसे चेचक नहीं हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण सफलता थी। जेनर का साहसिक प्रयोग सफल रहा था। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय लिखा था। उन्होंने साबित कर दिया था कि काउपॉक्स के टीकाकरण से वास्तव में चेचक से प्रतिरक्षा प्राप्त हो सकती है। यह खोज चिकित्सा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। भाग 5। टीकाकरण का जन्म, एक आसान प्रक्रिया, गहरा प्रभाव। यह कहानी है एक साधारण प्रक्रिया की,
जिसने मानवता के इतिहास में एक गहरा प्रभाव डाला। जेनर की खोज ने टीकाकरण के जन्म को चिह्नित किया, एक ऐसा शब्द जिसे उन्होंने गाय के लिए लैटिन शब्द वैक्का से गढ़ा था। यह खोज चिकित्सा विज्ञान में एक मील का पत्थर साबित हुई। यह प्रक्रिया अपने आप में उल्लेखनीय रूप से सरल थी। इसमें किसी जटिल उपकरण या विस्तृत तैयारी की आवश्यकता नहीं थी। इसमें काउपॉक्स के छाले से थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ लेकर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खरोंच या एक छोटे से चीरे के माध्यम से डाला जाता था। यह प्रक्रिया सरल होने के साथ साथ प्रभावी भी थी। एक हल्की संबंधित बीमारी के प्रति जानबूझकर किए गए इस जोखिम ने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर किया, इसे और अधिक खतरनाक चेचक वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने चिकित्सा विज्ञान की दिशा बदल दी। जेनर की खोज का प्रभाव किसी क्रांति से कम नहीं था। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने अनगिनत जीवन बचाए। चेचक, जो कभी मौत की सजा थी, का अब एक दुर्जय दुश्मन था। यह बीमारी जो कभी अजेय मानी जाती थी, अब नियंत्रण में आ रही थी। जेनर के टीके की खबर तेजी से फैली, अपने साथ आशा की एक लहर और चेचक के कहर से मुक्त भविष्य का वादा लेकर आई। ये एक नई सुबह का आगाज था। लोग इस नए सुरक्षा कवच को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता से लाइन में लग गए। ये एक सामूहिक प्रयास था जिसने समाज को एकजुट किया। प्रक्रिया की सरलता ने इसे आसानी से अपनाने योग्य बना दिया। यह एक ऐसा समाधान था जो सभी के लिए सुलभ था। पहले के जोखिम भरे वेरियोलेशन के तरीकों के विपरीत काउपॉक्स सामग्री के साथ टीकाकरण कहीं अधिक सुरक्षित था और इससे पूर्ण संक्रमण होने की संभावना बहुत कम थी। यह एक महत्वपूर्ण सुधार था। यह जनता का विश्वास हासिल करने और टीके को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण था। लोगों ने इसे एक वरदान के रूप में स्वीकार किया। चेचक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को एक शक्तिशाली हथियार सौंपा गया था। यह एक ऐसा हथियार था जिसने मानवता को एक नई दिशा दी। हालांकि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी जिसमें कई चुनौतियां थीं। वैश्विक स्तर पर टीके के उत्पादन, वितरण और संचालन की चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें समय और संसाधनों की आवश्यकता थी। चेचक के खिलाफ लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक नवाचार और अटूट समर्पण की आवश्यकता होगी। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसने दुनिया को एकजुट किया।